मेरे इस वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है डिफ्लेशन, यानी कि संकुचन या अपस्फीति। इसके पहले हमने इन्फ्लेशन के बारे में अध्ययन किया। इन्फ्लेशन के अंतर्गत हमने कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन और मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन या कंट्रोल इन्फ्लेशन के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि किस तरीके से इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन के कितने प्रकार हैं, साथ साथ इन्फ्लेशन के क्या इफेक्ट पड़ते हैं विभिन्न वर्गों पर। विभिन्न वर्गों के अंतर्गत हमने प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, वेज अर्नर्स, कंज्यूमर, डेब्टर एंड क्रेडिटर को लिया था। इन वर्गों के ऊपर इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, किसको इससे फ़ायदा होता है, किसको इससे नुकसान होता है। साथ साथ फिर हमने उसमें अध्ययन किया था मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन या कंट्रोल इन्फ्लेशन के अंतर्गत किस तरीके से इन्फ्लेशन को हम या स्फीति की स्थिति को दूर कर सकते हैं, उसको रोका जा सकता है। उसका अध्ययन हमने विगत वीडियो में किया था। क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिफ्लेशन यानी संकुचन और यानी कि डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन में बड़ा अंतर होता है। इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ती हैं और डिफ्लेशन में कीमतें कम होती हैं। ये एक तरीके से विपरीत अवस्था है दोनों। यानी कि इन्फ्लेशन में कीमतें बढ़ती हैं और क्यों बढ़ती कीमतें, उसके मैंने कारण आपको बताए थे, क्या कॉजेज थे उसके बढ़ने के। और डिफ्लेशन में कीमतें कम होती हैं, उसके क्या कारण है वो आज हम अध्ययन करेंगे। तो फर्स्ट हम पहले देख लेते हैं डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो डिफ्लेशन, उसके बाद रिफ्लेशन लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन लिखा हुआ है। तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन के अलावा भी ये दो कंडीशंस जो होती है वो दिखाई देती हैं, जिसको हम रिफ्लेशन या डिसइन्फ्लेशन कहते हैं या रिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। ये होते क्या है? डिफ्लेशन यानी कि वो स्थिति है जिसमें कीमतें गिरती हैं और रिफ्लेशन वो स्थिति होती है जिसमें कि डिफ्लेशन से निकलने के लिए धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होना शुरू होती है। और उसके लिए जो हम टूल्स का उपयोग करते हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं बताया था आपको, जिन मेजर्स का उपयोग किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिन टूल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मॉनेटरी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स के बारे में बताया था। तो डिफ्लेशन से निकलने के लिए यानी कि एक तरीके से संकुचन या मंदी की स्थिति से निकलने के लिए जब धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि होना शुरू होती है तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्यों होता है? क्योंकि रिफ्लेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि मंदी की स्थिति होती है। मंदी की स्थिति में एक तरीके से प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कम होने लगता है और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पे इसके बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था मंदी की स्थिति में चली जाती है। तो फिर इस स्थिति से निपटने के लिए हम क्या करते हैं? मॉनेटरी मेजर्स का और फिस्कल मेजर्स का सहारा लेकर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में कुछ मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करते हैं। डिमांड जो होती है उसको बढ़ाने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और उनकी आय में वृद्धि करके या मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करके। तो रिफ्लेशन वो कंडीशन है जिसमें डिफ्लेशन से निकलने की स्थिति होती है। यानी कि रिफ्लेशन में क्या होता है? कीमतें पुनः बढ़ने लगती हैं और ये कीमतें बढ़ते 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 जब बहुत तेजी से बढ़ने लगती हैं तो वो बाद में स्थिति आ जाती है इन्फ्लेशन की। दूसरी तरफ आप देख रहे हो डिसइन्फ्लेशन लिखा हुआ है, यानी कि इन्फ्लेशन से निकलने के लिए जिन मॉनेटरी मेजर्स और जिन फिजिकल मेजर्स का उपयोग हम करते हैं इन्फ्लेशन से निकलने के लिए, उसके बाद क्या होता है? कीमतें कम होने लगती हैं। तो जब कीमतें कम होती हैं तो उसको हम कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के बाद की स्थिति है डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बाद की स्थिति है रिफ्लेशन। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन एक चीज है, इसमें कीमतें कम हो रही होती हैं, और रिफ्लेशन और इन्फ्लेशन एक जैसी स्थिति है, इसमें कीमतें बढ़ रही होती हैं। बस अंतर यह है कि रिफ्लेशन जो है उसमें कीमतें धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती हैं और इन्फ्लेशन वो लेवल है जहाँ पे कीमतें आकर के बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी कि बहुत ऊपर हो जाती हैं। डिसइन्फ्लेशन वो स्थिति जिसमें कीमतें गिरना शुरू होती हैं, ठीक है, और डिफ्लेशन वो स्थिति जिसमें कीमतें तो गिरती ही गिरती हैं, साथ साथ प्रोडक्शन लेवल और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर जाता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन है यहाँ कीमतों के साथ साथ प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट लेवल भी गिर रहा है और डिसइन्फ्लेशन में सिर्फ कीमत कम हो रही होती है। तो एक तरीके से रिफ्लेशन का आफ्टर इफेक्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है और डिसइन्फ्लेशन के बाद जो स्थिति कन्वर्ट होती है इस कीमतों के गिरते
हुए यानी कि कीमतें लगातार अगर गिरती जाएं तो डिफ्लेशन क्रिएट हो जाता है। तो ये दो कंडीशन जो है वो आफ्टर इफेक्ट है इनके, यानी कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के। तो ये हमने अध्ययन किया। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से यहाँ समझ सकते हैं। ये आप जो देख रहे हो ये नॉर्मल प्राइस लाइन है, नॉर्मल प्राइस लाइन को इस चीज दिखाया गया है, और नॉर्मल प्राइस लाइन के ऊपर अगर कीमत यानी कि कीमतों में वृद्धि होती है वो किसी भी कारण से होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन के अंतर्गत मैंने आपको दो इन्फ्लेशन के बारे में जो आपको बताया था मेजर रूप में, यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो मान लीजिए इन्फ्लेशन हो रहा है, इन्फ्लेशन हुआ, इन्फ्लेशन टॉप पे आकर के ये जो स्टेट होती, ये जो स्थिति होती इसको कहते हैं बूम, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत पीक पे है अपने। उसके बाद क्या होता है कि फिर हम मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स का उपयोग करते हैं, साथ साथ और चीज़ों का उपयोग करके हम कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद कंडीशन जो होती है वो निकल के आती है, कौन सी स्थिति होती है वो डिसइन्फ्लेशन, यानी कि कीमतें धीरे धीरे कम होने लगती हैं। अब अगर वो इस पॉइंट पे आकर के, ये जो पॉइंट है ये क्या नॉर्मल प्राइस लाइन का पॉइंट है, अगर यहाँ पे आकर के सेटल हो जाती हैं तो इसका मतलब ये बैलेंस की स्थिति है, इसमें कोई ना तो डिमांड और सप्लाई एक तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं और कीमतें भी स्थिर हो जाती है, सेटल हो जाती है एक जगह पे आकर के। मगर अगर इसके नीचे कीमतें और तेजी से गिरने लगे तो वो कंडीशन डेवलप होती है डिफ्लेशन की, जिसको कि हमको आज पढ़ना है, जो हमारा टॉपिक है डिफ्लेशन, संकुचन। तो डिफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। डिफ्लेशन की स्थिति के बाद कीमतें बहुत तेजी से गिरती हैं तो उसको कहते हैं मंदी की स्थिति, यानी कि डिप्रेशन में आ गया, इकोनॉमी जो है वो डिप्रेशन में आ गई। अब इस डिप्रेशन से या मंदी की स्थिति या संकुचन की स्थिति से निकलने के लिए फिर हम क्या करते हैं, रिफ्लेशन करते हैं, यानी कि कीमतों में धीरे धीरे हम मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स का सहारा लेकर के कीमतों में धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में विकास के साथ साथ वृद्धि होने लगती है। तो वो कंडीशन होती है रिफ्लेशन की। तो रिफ्लेशन की कंडीशन अगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसी नॉर्मल प्राइस लाइन पे आकर के सेटल हो जाए, रुक जाए, तो भी एक तरीके से बैलेंस की सिचुएशन है। रिफ्लेशन यहाँ पे आकर के अगर सेटल हो जाता है, बट अगर रिफ्लेशन यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं रिफ्लेशन में भी, तो अगर ये कीमतें बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट को यानी इस लाइन को पार करते हुए ऊपर चली जाती हैं तो ये फिर एक वही स्थिति कन्वर्ट हो जाती है इन्फ्लेशन में, यानी कि इन्फ्लेशन में हम फिर आ जाते हैं, स्फीति की स्थिति फिर आ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन पीक पॉइंट पे पहुंच के बूम की स्थिति, फिर हमने उसके लिए प्रयास किया उस कीमतों को कम करने के लिए जिन टूल्स का उपयोग किया, डिसइन्फ्लेशन हुआ। डिसइन्फ्लेशन यानी कीमतें गिरने लगी, कीमतें और तेजी से गिरी तो डिफ्लेशन हुआ, फिर डिप्रेशन की स्थिति आ गई, फिर हम रिकवरी करने लगे यानी कि कीमतों में धीरे धीरे वृद्धि होने लगी तो रिफ्लेशन हुआ, और फिर कीमतें और तेजी से बढ़ी तो इन्फ्लेशन हुआ। तो ये आप देख रहे हो एक तरीके से लहर जो बन रही है या एक तरीके से जो चक्र साइकिल है वो काम कर रही है इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन तक। अब ये होता क्यों, क्योंकि हम जिन मेजर्स का उपयोग करते हैं, जिन टूल्स का उपयोग करते हैं, अगर वो कंट्रोल वे में हो यानी कि एक स्थिति तक हो, यानी कि इन्फ्लेशन के लिए कंट्रोल करने के लिए अगर हम मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि मॉनेटरी मेजर्स के अंतर्गत हम क्या करते थे, मुद्रा की मात्रा को जो है नियंत्रित करते थे, जिसके फलस्वरूप हम उसके अंतर्गत मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल करते थे। ऐसे बहुत सारे टूल्स का उपयोग करते थे जिससे क्या होता था, मुद्रा की मात्रा कंट्रोल होती थी और डिमांड उससे इफेक्ट होती थी, डिमांड कम हो जाती थी। क्योंकि मेन कॉज जो था मैंने आपको इन्फ्लेशन में बताया कि डिमांड और सप्लाई है। डिमांड अगर बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रही है तो इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, और डिमांड के बढ़ने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे मॉनेटरी इफेक्ट भी होता है और साथ साथ फिजिकल इफेक्ट भी होता है, क्योंकि फिजिकल इफेक्ट के अंतर्गत टैक्सेशंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, इन सारी चीज़ों को लिया जाता है। तो ये आप समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन से इन्फ्लेशन की कंडीशन फिर क्रिएट हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जिन मेजर्स का हम उपयोग करते हैं अगर उसको एक लेवल तक एक बैलेंस की स्थिति में करें तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी सिचुएशन में आ जाएगी जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि कीमतों में ना तो वृद्धि होगी ना तो कीमतों में कमी होगी, और वो देखा जाए तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। लेकिन चूंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे किसी एक दिन टॉपिक में,
तो वो सिचुएशंस के कारण जो है, चूंकि ये समझ लीजिए कि प्रोड्यूसर को भी ये नहीं मालूम होता है कि कितना प्रोडक्शन हमको करना है, या हमारे हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, तो उसको एजम्पशन या एज्यूम नहीं होता है कि कितनी हमको प्रोडक्शन करना, तो कभी कभी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या फिर प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी कंडीशंस डेवलप होती हैं। तो हमको जो मेजर्स अपनाए जाते हैं, यानी कि मॉनेटरी और फिजिकल मेजर्स जिनके द्वारा हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं, उनको एक तरीके से अगर बैलेंस के रूप में किया जाए तो हम डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। दूसरी चीज जो है, आज चूंकि हम डिफ्लेशन का संकुचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि इसके कॉजेज क्या है, इसके कारण क्या है, डिफ्लेशन के कॉज क्या है, ये क्यों डेवलप होता है, कैसे होता है डिफ्लेशन, किस तरीके से संकुचन की स्थिति आती है। तो उसके जैसा कि हमने इन्फ्लेशन के अंतर्गत पढ़ा था, तो मॉनेटरी मेजर्स यानी कि मॉनेटरी इफेक्ट्स यानी मुद्रा परिमाण सिद्धांत का जब हमने अध्ययन किया था, तो हमने इन्फ्लेशन के दौरान बताया था कि मुद्रा का परिमाण भी जो है वो कीमत को प्रभावित करता है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, और वो एक तरीके से किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी हम जो मेन कॉज है उसका क्वांटिटी ऑफ मनी अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे भी हम क्वांटिटी ऑफ मनी को ही ले रहे हैं, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो एक तरीके से बहुत इफेक्टिव पैरामीटर होता है इन्फ्लेशन के लिए और डिफ्लेशन के लिए। यानी कि इन्फ्लेशन में भी क्वांटिटी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा की मात्रा के बढ़ने की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो रही है, इसके सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति है उसके अगेंस्ट क्वांटिटी ऑफ मनी जो है वो कम है, अर्थात मुद्रा की मात्रा कम है, वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, सप्लाई जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा है और मुद्रा की मात्रा कम है। तो निश्चित तौर पे जब मुद्रा की मात्रा कम होती है तो उसकी परचेसिंग पावर जो होती है वो बढ़ जाती है। जैसा कि इन्फ्लेशन या मुद्रा की मात्रा बढ़ती है जब, तो क्या होता है, उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है, क्योंकि मुद्रा की मात्रा जब बढ़ती तो कीमत स्तर भी बढ़ता है उसी के हिसाब से। या एक तरीके से मैंने आपको फिशर का और कैम्ब्रिज इक्वेशन के अंदर बताया था डायरेक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन जैसा कि फिशर ने बताया था डायरेक्ट है, कैम्ब्रिज में बस इतना अंतर है कि इतने डायरेक्ट नहीं, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल में एक संबंध पाया जाता है। कीमतें बढ़ती हैं अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ती है, तो वहां पे क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्रय शक्ति कम हो जाती है, और किसके वजह से, कीमत के बढ़ने की वजह से। क्योंकि कीमत जब बढ़ेगी तो हम पहले के प्राइस में जितनी मात्रा खरीद लेते थे उस वस्तु की, कीमत के बढ़ने के फलस्वरूप हमको उस वस्तु की ज्यादा उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो मनी का वैल्यू है यानी कि मुद्रा का मूल्य है वो घट गया, इसका मतलब उसकी क्रय शक्ति कम हो गई। अब क्वांटिटी ऑफ मनी यहाँ पे क्या है, कम है, मुद्रा की मात्रा कम है, किसके, वस्तुओं और सेवाओं के सापेक्ष। वस्तुएं और सेवाएं की पूर्ति ज्यादा है और मुद्रा की मात्रा कम है, ये कारण बनता है संकुचन का। क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा कम होगी तो डिमांड भी उससे इफेक्ट होगी, डिमांड कम होगी, भले ही लोगों की परचेसिंग पावर ज्यादा, क्योंकि उनको मालूम है कि मुद्रा की मात्रा कम होने की वजह से हमारी परचेसिंग पावर बढ़ गई, तो वो कम मुद्रा में जो है ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे। लेकिन एक डिमांड जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि जितना वस्तु का वो इनटेक या कंज्यूम करता है उतना ही वो लेगा। तो एक तरीके से सप्लाई ज्यादा होने की वजह से, क्वांटिटी ऑफ मनी कम होने की वजह से क्या होता है, डिफ्लेशन क्रिएट होता है। दूसरा कारण भी इसी से निकल के आता है, हाई लेवल ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई। अगर प्रोडक्शन या पूर्ति की मात्रा ज्यादा है अपेक्षाकृत मांग के, तो संकुचन की स्थिति आ जाएगी, कीमतें गिरने लगेंगी, क्योंकि मार्केट में उतनी डिमांड नहीं है जितना की सप्लाई है वस्तु की। तो क्या होगा कि वस्तु सस्ती हो जाए, उसकी कीमत कम हो जाएगी, या एक तरीके से प्रोड्यूसर जो है उसको कम कीमत पे बेचने के लिए तैयार होगा, वो अपनी कॉस्ट को निकालना चाहेगा, क्योंकि उसको जो कॉस्ट देनी है फैक्टर्स को वो उसकी निकलनी चाहिए, तो वो कम कीमत दे के उसको बेचने के लिए तैयार होगा, क्योंकि प्रोडक्शन की सप्लाई ज्यादा है और मांग जो है वो, डिमांड जो है वो एक तरीके से कंज्यूमर की वो कम है। तीसरा जो हमने बताया था आपको मॉनेटरी मेजर्स के अंतर्गत, क्रेडिट कंट्रोल थ्रू सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। ये कारण है
क्रेडिट कंट्रोल यानी साख का जो नियंत्रण होता है, जैसा कि हमने बताया था बैंक दर के माध्यम से और निश्चित आरक्षण अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर के माध्यम से, मार्जिन के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से बैंक जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रेडिट कंट्रोल करते हैं। क्रेडिट कंट्रोल का मतलब ये है कि मुद्रा की मात्रा यानी एक तरीके से जो वो लोन या ऋण देते हैं या उधार देते हैं या जो मार्केट में उनकी वजह से मॉनेटरी फ्लो होता है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। तो पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो क्वांटिटी ऑफ मनी कम होने का एक बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है क्रेडिट कंट्रोल, क्योंकि हम मुद्रा की मात्रा को कम कर रहे होते हैं। किस लिए? क्योंकि इन्फ्लेशन को हमको कंट्रोल करना होता है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हम मॉनेटरी मेजर्स के अंतर्गत क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास करते हैं ताकि मार्केट में वो ज़्यादा ना जाए, जिसकी वजह से डिमांड जो होती है वो पुल होती है, डिमांड उतनी ना हो। इसलिए हम क्या करते हैं, मुद्रा की मात्रा को घटाने के लिए विभिन्न टूल्स का या विभिन्न प्रकार से हम उसको कम करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन। जैसा कि फिजिकल मेजर्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट यानी कि करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, इन सब के माध्यम से हम क्या करते थे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे। इन्फ्लेशन के दौरान क्या किया जाता था, टैक्स को बढ़ा दिया जाता था, सार्वजनिक व्यय को क्या कर दिया जाता था, कम कर दिया जाता था, और सार्वजनिक ऋण जो होते थे वो बढ़ा दिए जाते थे। इस तरीके से हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे। तो वो सारी चीजें जब लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग टर्म तक चलने लगती है तो उससे क्या होता है, लोगों के पास क्वांटिटी ऑफ मनी कम हो जाती है और क्या होता है, उनकी आय कम हो जाती है और उनकी परचेजिंग पावर घट जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिमांड जो होती है वो प्रभावित होती है। तो हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन, या एक तरीके से आपसे उसमें ये भी समझ सकते हो फिजिकल मेजर के अंतर्गत टैक्सेशन भी बढ़ता है, सार्वजनिक व्यय क्या हो जाता है, जैसे कि सार्वजनिक व्यय इन्फ्लेशन में क्या होता था, कम कर दिया जाता था। तो अब यहाँ पे हमको क्या जरूरत है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना पड़ेगा, टैक्सेशन को कम करना पड़ेगा और जो सार्वजनिक ऋण सरकार ने लिए थे उनको वापस करना पड़ेगा, तब हम इसको कंट्रोल कर लेंगे। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, उसमें हम आपको बताएंगे कि मॉनेटरी मेजर्स और फिजिकल मेजर्स के तहत हम किस तरीके से डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन के दौरान हमने हाई लेवल ऑफ टैक्सेशन यानी कि टैक्सेशन करारोपण की मात्रा को बढ़ा दिया था, सार्वजनिक व्यय को कम कर दिया था, ऋणों को बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से लोगों के पास जो है वो पैसा कम हो गया, इनकी मौद्रिक आय जो है वो कम हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट हुई, उनकी डिमांड जो प्रभावित हुई, डिमांड वो कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। अब अगला जो पॉइंट है, जैसा कि हमने इन्फ्लेशन के दौरान पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो विभिन्न वर्गों के ऊपर इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन यानी कि संकुचन का प्रभाव क्या पड़ता है विभिन्न वर्गों के ऊपर, उसका अध्ययन हमको आज करना है। तो जैसा कि हमने बताया था कि इन्फ्लेशन में प्रोड्यूसर, इन्वेस्टर, वेज अर्नर्स, कंज्यूमर्स और डेब्टर एंड क्रेडिटर, एक तरीके से उत्पादक, निवेशक, श्रमिक, वेतनभोगी, उपभोक्ता, ऋणी और ऋणदाता, इन लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है किस सिचुएशन में, डिफ्लेशन की सिचुएशन में, संकुचन की अवस्था में। तो जैसा कि इन्फ्लेशन में था क्या, प्रोड्यूसर को फायदा होता था, तो डिफ्लेशन में क्या होगा, प्रोड्यूसर को नुकसान होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर जो जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है, सप्लाई उसकी कॉस्ट तो उसको देनी ही है जिस चीज का वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो क्या होता है, वो कॉस्ट तो वो वेरिएबल जो स्थिर वेरिएबल, फिक्स वेरिएबल हैं या तरीके से ट्रांसफरेबल वेरिएबल हैं, तो फिक्स वेरिएबल को तो कॉस्ट देनी है, तो वो तो उनको देना है अगर प्रोडक्शन में बने रहना है। तो प्रोड्यूसर को क्या होता है, यहाँ लॉस होता है, क्योंकि कीमतें कम हो रही होती हैं उसके वस्तु और सेवा की, तो उससे क्या होता है, उसको नुकसान होता है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो उद्यमी हो या व्यापारी हो। तो उसको क्या होगा, डिफ्लेशन के दौरान कीमतों के कम होने की वजह से उसको नुकसान होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कभी कभी डिफ्लेशन के दौरान, जब अर्थव्यवस्था मंदी में पहुंच जाती है तो प्रोड्यूसर को उसकी कॉस्ट निकालना मुश्किल हो जाता है, और जब वो कॉस्ट नहीं निकाल पाता है तो क्या करता है कि वो एक तरीके से शट डाउन पॉइंट होता है, उसको व्यापार रोकना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, उत्पादन को बंद कर देना पड़ता है, और साथ साथ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल और प्रोडक्शन लेवल जो है वो प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो गिरने लगता है, यानी कि लोग बेरोजगार होने लगते हैं, और जब लोग बेरोजगार होंगे तो प्रोडक्शन लेवल भी कम होने लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो क्रिएट होने लगती है लॉन्ग टर्म में। तो प्रोड्यूसर को जो है डिफ्लेशन से नुकसान होता है। सेकंड है हमारा इन्वेस्टर। जैसा कि हमने इन्फ्लेशन में आपको बताया था, इन्वेस्टर या निवेशक दो
प्रकार के निवेशक हमने बताए थे आपको, एक वो जो निश्चित आय वाले हैं, दूसरे जो परिवर्तनशील आय वाले हैं। तो निश्चित आय वालों को एक तरीके से निश्चित ब्याज मिलती थी, यानी कि एक उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो सर्टेन होता था। वो ऋण पत्रों में, सहकारी प्रतिभूतियों में इन्वेस्ट करते थे जिसपे उनको एक सर्टेन इंटरेस्ट मिलता था। तो अब अगर मंदी आ गई तो वो तो इनको इंटरेस्ट चूंकि सर्टेन है तो वो तो उनको मिलना ही मिलना है, उसमें कमी नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन के दौरान इन निश्चित आय वाले निवेशकों को नुकसान होता था, क्योंकि इनको एक सर्टेन अमाउंट ही मिलता था। इन्वेस्टमेंट के बदले में उनको जो इंटरेस्ट मिलता था वो निश्चित होता था, एक सर्टेन अमाउंट मिलता था। और इन्फ्लेशन में क्या होता था, उनकी जो उनको पैसा मिलता था वो क्या होता था, उसकी क्रय शक्ति कम होती थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट जो होता था वो तय होता था पहले से ही। लेकिन यहाँ पे उन इन्वेस्टर्स को फायदा होगा जिनकी आय निश्चित होगी, क्योंकि मंदी आ गई और उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो घटा नहीं, तो निश्चित तौर पे उनको एक आय जो है प्रॉपर वे में मिलती रहेगी। दूसरी कैटेगरी थी परिवर्तनशील आय वालों को, जो एक तरीके से शेयर में या मार्केट से जो है फायदा उठाते थे, लाभांश के तौर पर उनको बेनिफिट मिलता था और वो लाभांश जो है वो प्राप्त करते थे, उनको बेनिफिट मिलता था इन्फ्लेशन के दौरान कुछ हद तक। तो उनको यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि मंदी की स्थिति में कीमतें गिर रही होती हैं और उनको वो लाभांश नहीं मिलेगा, उनको वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। तो ये चीज आप जान लीजिए कि इसमें परिवर्तनशील आय वाले निवेशकों को जो है नुकसान होगा और निश्चित आय वाले निवेशकों को फायदा होगा। जैसा कि पहले भी बताया था, इन्फ्लेशन में क्या होता था, जो परिवर्तनशील आय वाले थे उनको भी लॉन्ग टर्म में नुकसान होता था। क्यों? क्योंकि जो वो उस पीरियड में प्रोडक्शन में कैपिटल गुड्स का प्रयोग करते थे या बढ़ा देते थे, मशीनरीज वगैरह, ताकि प्रोडक्शन को बहुत बढ़ाया जा सके और ऊपर किया जा सके। तो इन्फ्लेशन लेवल के कम या खत्म होने के बाद क्या होता था, वो मशीनरीज या वो कैपिटल गुड्स जो होती थी वो निष्क्रिय हो जाती थी, उनका कोई उपयोग नहीं रहता था। लेकिन इन्वेस्टमेंट चूंकि उसमें हो चुका होता था तो लॉन्ग टर्म में इन परिवर्तनशील आय वाले निवेशकों को भी नुकसान होता था, लेकिन कुछ बेनिफिट वो कमा लेते थे इन्फ्लेशन से। लेकिन यहाँ पे इनको नुकसान ही देखने को मिलेगा। तीसरा जो है वेज अर्नर्स है, श्रमिक और वेतनभोगी। श्रमिक और वेतनभोगियों में मैंने बताया था, वेतनभोगी और श्रमिक जो है उनको क्या होता था, इन्फ्लेशन से नुकसान होता था। लेकिन जो श्रमिक थे वो एक तरीके से प्रोडक्शन से जुड़े होते थे, तो वो अपनी आय को बढ़वा सकते थे कुछ हद तक प्रोड्यूसर थे, क्योंकि उनका जीवन निर्वाह व्यय जब कम होने लगता था तो वो अपने यूनियन के माध्यम से प्रोड्यूसर के ऊपर दबाव डाल करके वो एक तरीके से अपनी आय को बढ़ाने का काम करते थे। तो एक इफेक्ट उनके ऊपर जो है इन्फ्लेशन का थोड़ा कम पड़ता था। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होता था, कीमतें धीरे धीरे बढ़ती जाती थी, जिसकी वजह से उनका जीवन निर्वाह व्यय कम हो जाता था, तो उनको भी नुकसान ही होता था। लेकिन यहाँ पे वेज अर्नर्स यानी कि वेतनभोगी और श्रमिक वर्ग को फायदा होगा, क्योंकि कीमतें कम हो रही है, उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखा जाए, जैसे कि इन्फ्लेशन में क्या था, लॉन्ग टर्म में नुकसान था, तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म में नुकसान है। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर को नुकसान होगा तो वो क्या करेगा, छटनी करने लगेगा, निकालने लगेगा। तो इस धीरे धीरे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होने लगेगा और इन वेज अर्नर्स और इन वेतन भोगियों को जो है नुकसान होगा, क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट के तरफ जा सकते हैं। तो वेज अर्नर्स और एक तरीके से श्रमिक और वेतन भोगी को फायदा होता है डिफ्लेशन के दौरान, लेकिन लॉन्ग पीरियड में जब एम्प्लॉयमेंट लेवल कम होने लगता है तो क्या होता है, इनको नुकसान होता है। फोर्थ इज कंज्यूमर। कंज्यूमर को फायदा होगा डिफ्लेशन के दौरान, क्योंकि उनको जो है वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा कम कीमत पे मिलेगी और वो ज़्यादा, उनकी परचेजिंग पावर जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी उनके पैसे की, जिसकी वजह से उनको फायदा होगा। तो एक तरीके से, लेकिन अगर उनकी मौद्रिक आय नहीं बढ़ती है डिफ्लेशन के दौरान, वो कम होने लगती है, तो उसका नुकसान उनको झेलना पड़ेगा। अब फिफ्थ है डेब्टर एंड क्रेडिटर, यानी ऋणी और ऋणदाता। ऋणी और ऋणदाता के अंतर्गत हमने इन्फ्लेशन के अंतर्गत अध्ययन किया था कि ऋणी को क्या होता था, फायदा होता था और ऋणदाता को नुकसान होता था। यहाँ पे क्या होगा, ऋणी को नुकसान होगा, ऋणदाता को फायदा होगा। क्योंकि अगर ऋणदाता जो ऋण दे रहा है उसका ब्याज निश्चित है, तो उसको अगर सेम टाइम पीरियड में उसका पैसा वापस मिल जाता है तो उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा होगी। और यानी और दूसरी तरफ ऋणी जो जिसने ऋण लिया है उसको सर्टेन इंटरेस्ट रेट ही देना है, और वो सर्टेन इंटरेस्ट रेट चाहे मंदी हो चाहे स्फीति हो, उन दोनों में समान ही होता है। लेकिन मंदी में अगर उसको सर्टेन इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो उसको नुकसान देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ऋणी को नुकसान होगा, ऋणदाता को फायदा होगा। तो ये हमने अध्ययन किया आज डिफ्लेशन के बारे में
डिफ्लेशन, कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन। और इस तरीके से हमने आपको बताया कि डिफ्लेशन की सिचुएशन और इन्फ्लेशन की सिचुएशन कैसे, जैसा कि पिछले मैंने बताया कि इन्फ्लेशन किस लिए होता है और आज डिफ्लेशन किस लिए, मैंने बताया कि संकुचन की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। तो मेन कॉज क्या है, डिमांड एंड सप्लाई ही है। और अगर देखा जाए तो अगर हम इन दोनों स्थितियों से बचना चाहते हैं तो हम जिन मेजर्स का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो मॉनेटरी मेजर्स हो चाहे फिजिकल मेजर्स, तो हमको एक तरीके से उसका एक नियंत्रित रूप से उपयोग करना चाहिए ताकि बैलेंस के दोनों चीज़ों में बना रहे और ये दोनों कंडीशन जो होती है वो क्रिएट ना हो पाए। क्योंकि कीन्स महोदय ने बताया है कि स्फीति जो है वो अन्यायपूर्ण है और संकुचन जो है वो अनुपयुक्त है। दोनों ही कंडीशन जो है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती, स्फीति भी और संकुचन भी। भले ही पूर्व के अर्थशास्त्रियों ने, परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि कुछ हद तक इन्फ्लेशन को बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि वो डेवलपमेंट और ग्रोथ को प्रोसीड करता है, इसलिए हमको इन्फ्लेशन को कुछ हद तक बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन ये इन्फ्लेशन जब बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो वो अर्थव्यवस्था के लिए जो है नुकसानदायक होता है और डिफ्लेशन जो है वो तो और भी नुकसानदायक होता है क्योंकि एक तरीके से ये प्रोड्यूसर और इन्वेस्टर और एम्प्लॉयमेंट लेवल को बिल्कुल कम कर देता है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से इसके विपरीत प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब एक चीज जो है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ट्रेड साइकिल आप देख रहे हो यहाँ बनी हुई है और आप इन्फ्लेशन, ये जो मैंने आपको दिखाया इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिप्रेशन, रिफ्लेशन और इन्फ्लेशन, एक नॉर्मल प्राइस लाइन के ऊपर अगर ऊपर और नीचे की स्थितियां होती हैं तो ये सारी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देख रहे हो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, संतुलन का बिंदु है। इसमें आप देख रहे हो रिकवरी का पॉइंट है, यानी कि एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन और इन्हीं चीजों से रिलेट करता है प्राइस लेवल से। तो ट्रेड साइकिल भी एक तरीके से इसको हम कहते हैं व्यापार चक्र। व्यापार में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो किस कारण से होती हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन इसका बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ऐसे ही आप यहाँ देख लीजिए ये रिकवरी पॉइंट है, यानी कि अर्थव्यवस्था रिकवरी में है। देन इस पॉइंट के बाद जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसके बाद प्रॉस्पेरिटी में आ जाती है, समृद्धि की अवस्था होती है। तो समृद्धि की अवस्था में आप समझ सकते हो कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही होती हैं और दिस पॉइंट यहाँ जहाँ पहुंच रहे, जो यहाँ पे दिखाया गया है बूम पॉइंट, वही यहाँ पे आप देख रहे हो जिसको कहते हैं पीक, यानी प्रॉस्पेरिटी अपने पीक पे पहुंच गई, टॉप पे पहुंच गई। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि कीमतें बहुत ज्यादा होंगी। देन उसके बाद क्या होगा, रिसेशन, यानी कि धीरे धीरे गिरावट होने लगेगी। रिसेशन इस पॉइंट पे आकर के अगर रुक जाए तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। बट अगर इसके नीचे जाता है तो डिप्रेशन, जो आप यहाँ देख रहे हो डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी और अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी में चली जाएगी। देन उसके बाद फिर हम जो मेजर्स का उपयोग करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको बहुत सारी चीजें जो है उपयोग की जाती है मॉनेटरी मेजर और फिजिकल मेजर्स के अंतर्गत, तो वो धीरे धीरे फिर रिकवरी की तरफ बढ़ेगी। देन फिर प्रॉस्पेरिटी। तो एक तरीके से देखिए तो ये और ये जो चित्र आप देख रहे हैं दोनों में लहर दिखाई दे रही है और ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जो यहाँ दर्शाया गया है, रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, फिर रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, ये और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है, यहाँ पे भी नॉर्मल प्राइस लाइन को दिखाया गया है। ये वो प्राइस लाइन है जहाँ पे आकर के अगर रुक जाए तो डिप्रेशन और डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे भी अगर आकर के ये रुक जाए तो यहाँ पे भी क्या होता है, कीमतें जो होती हैं वो कंट्रोल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। तो एक तरीके से दोनों एक ही है, बस ये है कि ये ट्रेड साइकिल यानी व्यापार चक्र के अंतर्गत जो जिन वजहों से अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव आता है, यानी कि व्यापार के अंतर्गत फ्लक्चुएशंस होती है, उतार चढ़ाव आता है, उसके कारण बताए गए हैं। और वो कारण मेनली अगर देखा जाए तो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन की वजह से ही होते हैं, कीमतों का बहुत बढ़ना और मांग का कम हो जाना। और फिर मंदी की स्थिति में क्या होता है, फिर वही सिचुएशन क्रिएट होती है। चूंकि इन्फ्लेशन क्या करता है, मांग को बढ़ाता है जब एक तरफ, तो सप्लाई जो होती है उसके अगेंस्ट में कम होती है, उसकी वजह से जो है अर्थव्यवस्था में जो है स्थितियां बदलती हैं। डिफ्लेशन में क्या होता है, सप्लाई ज्यादा हो जाती है और मांग किसी न किसी रूप में उससे कम होती है, चाहे वो मुद्रा की मात्रा के कम होने की वजह से हो या फिर अन्य कारणों की वजह से। तो वो एक तरीके से कारण बनती है अर्थव्यवस्था में। तो ये दोनों चित्र जो है एक तरीके से देखा जाए तो एक समान है। इसका अध्ययन हम आपको अलग से एक वीडियो में करा देंगे ट्रेड साइकिल में, कि इसके ऊपर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, या ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन किस तरीके से इससे प्रभावित होता है। दूसरी तरफ जैसे हमने बताया आपको डिफ्लेशन का अध्ययन किया हमने,
इसमें कॉजेज ऑफ डिफ्लेशन, इफेक्ट्स ऑफ डिफ्लेशन के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा मेजर्स टू चेक डिफ्लेशन। जिस तरीके से हमने इन्फ्लेशन का नियंत्रण करने के लिए जिन उपायों का उपयोग या जिन टूल्स का उपयोग किया, उसी टूल्स का उपयोग करके हम किस तरीके से डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसका अध्ययन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। आज के लिए ही इतना ही पर्याप्त है। दैट्स ऑल।